लेट्स से समवन हु इज अगेन यंग एंड डूइंग एन एसआईपी, तो टोटल कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तीन, या तो 3 फ्लेक्सी कैप कीजिए, या तो 1 मिड कैप, 1 लार्ज कैप और 1 ETF कर दीजिए, बस बात खत्म। The stock market pattern shift from foreign investors, SIPs, perhaps the most encouraging signal. Small caps are once again at the center of the investor debate. I have to invest in 3 flexi cap funds in 2026. तो कौन से 3 flexi cap funds आप recommend करोगे? मेरे हिसाब से पराग और तो लेना ही चाहिए। Okay, someone like me again, and मुझे small cap में डालना है. What are some good small cap funds I should look at? स्मॉल कैप में, And mid cap segment में कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है? मिड कैप में अगेन डन वेरी वेल। And what about ELSS tax saver fund? इसमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? टैक्स सेविंग के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ज़माना गया। कौन से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जो यंगस्टर्स को देखने चाहिए? 5-10% अगर आप करना चाहते हैं रीट और इनरूट में, तो वो आप कर सकते हैं। अगर कोई एक रिस्की इन्वेस्टर है एंड ही वांट्स टू टेक रिस्क, इस पे क्या थीसिस है आपका? डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड, जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? व्हाट आर द हिडन चार्जेस इन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड? व्हाट्स द बिगेस्ट मनी मिस्टेक यू मेड इन योर लाइफ? बाइंग अ हाउस। व्हाई डू यू से दैट? India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details, and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. So if I ask from my lens only, and आप मेरे को advise कर रहे हो, I am 26 year old right now, and let's say I am doing a full-time job in a corporate, and I have to invest in 3 flexi cap funds in 2026. तो कौन से 3 flexi cap funds आपके हिसाब से आप recommend करोगे? मेरे हिसाब से जो Parag Parikh Flexi Cap 1. Parag Parikh is one, HDFC is the other. Okay. And HDFC clearly, because I have a great amount of respect for the CIO there. Chirag he's a fantastic investor. बहुत कम लोग बचे हैं उसके कैलिबर के अब इस देश में। तो HDFC is another, and then आप विनय का देख सकते हैं। जो तीसरा है वो आप अपने हिसाब से चुन लें, जहाँ पे आपको ओवरलैप ये दिख रहा है, कम दिख रहा है। तीसरा आप अपने हिसाब से चुन लें। पराग पारेख और HDFC तो लेना ही चाहिए Okay. किसी भी हाल में। And ये दोनों बहुत अच्छे फंड हाउसेस हैं, दे डूइंग वेरी वेल। and why do you say so? Parag Parikh Flexi Cap and HDFC Flexi Cap are doing well. I know Chirag personally. I know him very well. He has been trained under the same person that I have, who is Sanjay Bhattacharya, who is a doyen in the market. So for him, so I know what they invest like. I know उनका तरीका क्या है इन्वेस्टमेंट्स का। एंड चिराग इज स्पेक्टेकुलर, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर है, बहुत ही सुलझा हुआ इन्वेस्टर है। तो उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अच्छे ही होते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। पराग पारेख कम्स फ्रॉम अ फैमिली। आप पराग पारेख जी की बात करें, तो उनका जो फैमिली लीनिएज है, जो उनके जो इथॉस है, जो उनका जो तरीका है इन्वेस्ट करने का, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो उनके फंड हाउस का लोगो है इज अ टर्टल। ओके, वो टर्टल की थियरी आप जानते हैं। उस कहानी तो सब जानते हैं कि टर्टल और हेयर में कौन जीतता है इवेंचुअली। तो टर्टल का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बाजार में समय बिताना है, बाजार को टाइम नहीं करना। आप बाजार में समय बिताएं, आपका पैसा बनते जाएगा। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग जो होती है अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, वो उनके यहाँ मिलेगी। वैसी ही कंपाउंडिंग आपको HDFC में मिलेगी। बाकी सब मेरे हिसाब से मोटा मोटी एक लेवल पे है। बाकी सब आप उसमें से किसी को भी चुन लें। मेरे इज गुड, ओके, मेरे इज ऑल्सो वेरी गुड। Can Robeco is also very good. So these are the 4 names I would suggest without a second thought. But look at the overlap. Right. सेम ही अगर पोर्टफोलियो आपको 2 जगह दिख रहा है, तो दोनों में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ ऑल। अगर कोई एक रिस्की इन्वेस्टर है एंड ही वांट्स टू टेक रिस्क, ओके, समवन लाइक मी अगेन, एंड मुझे स्मॉल कैप में डालना है, तो
like what are some good small cap funds I should look at? Maybe let's say Invesco small cap or maybe mid cap में बंधन mid cap. इस पे क्या thesis है आपका? स्मॉल कैप में Mirae and HDFC. Okay. These are the two best ones. Why? Mirae has done because of the thought process, the ethos of investing, जो What's एक the thought तरीका है. process? कॉर्पस मुझे पता नहीं रिसेंट. HDFC का स्मॉल कैप बहुत बड़ा है. No, what's the thought process? The thought process again not is to take very studied risk. Okay. It is not about just taking risk. It's not about spray and pray. ये नहीं है कि यूनिवर्स बड़ा है तो 100 स्टॉक में 1% इन्वेस्ट कर दो, कुछ ना कुछ तो चल जाएगा. वो जो वीसी माइंडसेट है वो यहाँ पे नहीं है. हर एक स्टॉक का स्टडी होता है, हर एक स्टॉक पे डिटेल्ड एनालिसिस होता है, हर एक स्टॉक का एक जो यूनिकनेस है, ओके, उसको कैप्चर करने की कोशिश की जाती है, नॉट ओनली एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट अ पोर्टफोलियो लेवल. सो व्हाट हैपेंस इज दैट दे डोंट जस्ट थिंक अबाउट कि हर एक सबसे अच्छे स्टॉक कौन से हैं. वो ये भी देखते हैं कि सबसे अच्छे स्टॉक फिट कौन से होते हैं आपस में. सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि अच्छा 50 स्टॉक अच्छे लगे 50 ले लो. वो तरीका नहीं होता. वो 50 स्टॉक में से हो सकता है 2-3 ऐसे हों, ओके, जो एक दूसरे का रिस्क इंटेंसिफाई करते हैं, राइट. तो उसमें भी एक तरीका होता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का, विच आई हैव सीन दीज पीपल डूइंग कंसिस्टेंटली फॉर मेनी इयर्स. सो आई थिंक दीज टू आर कंप्लीटली स्टैंड आउट केसेस. Got it. परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होता रहेगा सबका, ओके. परफॉर्मेंस पे किसी की कोई गारंटी नहीं है, और परफॉर्मेंस तब आता है जब बाजार आपको सपोर्ट करे. परफॉर्मेंस तब आता है जब बाजार आपके थीसिस को सपोर्ट करे. And mid cap segment में कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं? मिड कैप में अगेन Mirae has done very well. Canara Robeco is another very good fund house for mid cap. So मेरे हिसाब से ये दो बहुत अच्छे हैं. एंड लार्ज कैप में लाइक आई सेड, लार्ज कैप में अलग से इन्वेस्ट करना है तो ETF कर लीजिए या इंडेक्स फंड कर लीजिए. उसमें फंड में ना जाए, इट डजंट मेक एनी Got it. सेंस. अमेजिंग, वेरी इंसाइटफुल. जस्ट टू समराइज, सो अगर किसी के पास 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कह रहे हो 2,000 रुपए पर मंथ गोल्ड या सिल्वर ETF में डाल दो, चाहे वो SBI को या निपॉन का ETF हो. बाकी का जो 8,000 है, आपने बताया कि 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स में डाल दो, शायद वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या HDFC फ्लेक्सी कैप या मेरे फ्लेक्सी कैप, जहाँ पर ओवरलैप कम है एंड डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है. या तो दूसरी स्ट्रैटेजी, अगर आपको लार्ज कैप में भी डालना है तो इंडेक्स फंड्स में डाल दो, विच कैन बी निफ्टी 50, निफ्टी 100, BSE 100, एंड उस पर भी आप मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो. बिल्कुल. So this is the summary of the दैट इज द conversation. समरी. बहुत सिंपल तरीका है इन्वेस्ट करने का. कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहें, SIP करते रहें, ओके, और SIP करके भूल जाएं. Right. I agree because मैंने मेरा फर्स्ट SIP बहुत लेट शुरू किया था. मैंने so I'm 26 right now. मैंने मेरा फर्स्ट SIP शुरू किया था on my 24th birthday. So 24th birthday को मैंने 24th भी नहीं एक्चुअली 25th birthday 24th Feb 2024. तो तभी मैंने शुरू किया था एंड मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर 19 साल का या 20 साल का था तब से अगर करना चाहिए था तब तो मेरा वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता एज कम्पेयर टू डूइंग इट एट 24 और 25. इट्स ट्रू, इट्स ट्रू. बट एक ये जब हम एनालाइज करते हैं, स्पेशली जब इंडस्ट्री भी लोगों को डराने की कोशिश करती है कि अगर तुमने जैसे मेरे जैसे को अगर बोलते हैं कि तुमने 10,000 रुपीज पर ईयर इन्वेस्टेड, पर मंथ इन्वेस्टेड फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, ओके, तुम्हारा इतना वेल्थ होता. मैं 30 साल पहले 10,000 रुपये कमाता भी नहीं था. So ठीक true. है. सो मतलब एक यू हैव टू बी सर्कमस्पेक्ट. एक हर एक चीज का एक टाइम होता है, हर एक चीज का एक समय होता है. व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, अगर वाइल कॉमन सेंस यही कहता है कि जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं करो. 500 रुपए करो, 100 रुपए करो. आजकल तो 100 रुपए वाले SIP भी आए हैं काफी. 100 रुपए करो, 500 रुपए करो, जो भी करो. बट यू हैव टू बी सर्कमस्पेक्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने आप को सोचे कि मैं लेट हो गया. आपने 24 पे शुरू किया है, मैं इस इंडस्ट्री का भाग होते हुए भी, ओके, 32 33 की उम्र तक वी वर जस्ट मेकिंग एंड्स मीट, ओके, कि मेरे 2 बच्चे हो गए थे तब तक, उनके खर्चे अलग, घर चलाने के खर्चे, सब कुछ करना. तो कभी-कभी इन्वेस्ट करने का स्पेस नहीं होता. उस समय अगर आप ये बैठ के सोचो कि मैंने 10 साल पहले शुरू किया होता तो क्या होता? इट वुड हैव बीन फैंटास्टिक, बट पॉसिबल था क्या? आज मुझे आप कहो कि 35 साल पहले तू 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता, लाइक आई सेड, मेरी पगार 6,000 थी उस समय. और मैं अकेला घर में कमाता था. माय वाइफ वाज स्टिल स्टडीइंग, शी वाज डूइंग हर स्पेशलाइजेशन एट दैट टाइम. सो हाउ डू यू इन्वेस्ट? सो यू हैव टू बी, एक तरीके से अपने आप के साथ भी ना काइंड रहे. अपने आप से इतना एक्सपेक्टेशन ना रहे कि आप अपने आप को इन सब चीज़ों के बारे में कोसने लगें, बिकॉज़ व्हेन
आप अगर इसका गिल्ट या अगर ये नैरेटिव भी आप अपने मन में बना लेते हैं ना, कि काश मैंने पहले किया होता, काश मैंने पहले किया होता, उससे काफ़ी एक एक इन्वेस्टमेंट्स में एक जल्दबाज़ी आ जाती है, कि मैंने पहले नहीं किया, इसलिए अब मुझे कुछ और करना होगा, राइट? सो यू स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्क देन यू आर कंफर्टेबल विथ, यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ, उसमें फिर और तकलीफ़ें आती हैं। तो जब आपने शुरू किया, वो आपके हिसाब से सही समय था, आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया, ये रेस नहीं है। हर आदमी अपनी जर्नी चल रहा है, हर आदमी का डिस्टेंस अपना है, हर आदमी का डेस्टिनेशन अपना है। ये कोई रेस नहीं है कि मेरे दोस्त ने इतना कर लिया, मैंने इतना नहीं किया। हर आप अपने अपने पाथ पे चलते रहें। आपने फर्स्ट एसआईपी कब चालू की थी? लाइक आई सेड 30 साल की उम्र में। अच्छा, हाँ, एंड क्या अमाउंट से की थी आपने? उस समय आई थिंक must have been 2000 2500 तब तक हुँ, पगार अच्छी हो गई थी। हाँ, सो देयर वाज़ अ सरप्लस दैट हैपेंड एट दैट हुँ, टाइम। तो 2 ढाई हज़ार रुपए की पगार से शुरू किया। एंड अभी भी आप एसआईपी करते हो? बिल्कुल। मैं भी करता हूँ, मेरे बेटे भी करते हैं। आई हैव 2 ओके, ग्रोन अप सन्स, one is on one will be 29 this year, the other will be 26. They also have they उनका फॉर्च्यूनेट है क्योंकि वो उनको आज जो जो भी वो कमाते हैं, ओके, बिकॉज़ ऑफ द बैकग्राउंड दैट दे हैव, दे कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट फ्रॉम डे वन। हुँ, तो उनका देयर इज़ अ बिट ऑफ दे आर अ बिट फॉर्च्यूनेट इन दैट रिगार्ड। अ, सो सो दे आर एबल टू डू इट। तो आप कितने म्यूचुअल फंड्स में करते हो एसआईपी? हाउ मेनी फंड्स? 3 ओके, 3 एंड गोल्ड, ओके, दैट्स इट। कौन से 3 गोल्ड तो फंड्स हैं? एसजीबी सॉवरेन गोल्ड फंड्स थे, उसका जो एलोकेशन था। अब गोल्ड का एलोकेशन बहुत बढ़ गया है, सो अब मैं इंक्रीमेंटली इन्वेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि वो इतना अप्रिशिएट हो गया है इतने थोड़े समय में कि ना उसका पोर्टफोलियो में एलोकेशन बहुत बड़ा दिख रहा है। सो हुँ, आई वोंट इन्वेस्ट राइट नाउ इन दैट। राइट, एंड बट 3 फंड्स ये कौन से फंड्स हैं जो आपने इन्वेस्ट किए? जो मैंने बताया अच्छा चारों ये, में से ओके, बिकॉज़ जब मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता हुँ, फिर। तो यू टेक अ गुड सेट ऑफ पीपल, यू इन्वेस्ट विद देम एंड हुँ, यू रिलैक्स। वो अपना काम करें, मैं अपना करता हूँ। एंड व्हाट अबाउट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, इसमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? अभी ये डबल एज सोर्ड हो गया है। ईएलएसएस के लिए आपको ओल्ड रेजिम में जाना पड़ेगा, ओल्ड रेजिम में जाओगे तो आपका टैक्स हायर है। ओके, योर टैक्स आउटगो विल बी हायर। अप टू 12 lakhs there is zero tax in the new regime. Up to 24 lakhs, okay, effective tax rate is about 10%, a little more than 10%. So अभी और भी कम हो गया, मैंने लेटेस्ट वाला देखा नहीं है। अब तो 1-1 लाख रुपए वो भी बढ़ गया है ना। सो अप टू 24 lakhs 10% से भी कम हो गया। मेरे हिसाब से टैक्स सेविंग के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए आप। नाउ दैट इज़ नॉट द टाइम, ओके। आप इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करने का ज़माना गया। ओके, जितना टैक्स भरना है टैक्स भरिए और साथ में मतलब आप फॉर मोस्ट यंग पीपल अभी जैसे जितने भी यंग लोग हैं 30 साल की उम्र के आसपास का भी आप अगर एवरेज एज पकड़ें तो 24 लाख से ऊपर कमाने वाले बहुत कम। देखिए 50 लाख से अगर आप कम कमा रहे हो ना, ओके, तो न्यू रेजिम बहुत अच्छी है। ओके, 50 लाख के ऊपर ही उसके जो सेस और वो सब जो आते हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस आते हैं, वो आते हैं। तो 50 लाख से कम जो भी कमा रहा है न्यू रेजिम में टैक्स भरे और अपनी मर्जी के हिसाब से इन्वेस्ट करे। That would be my recommendation, plain and simple. Don't get driven by tax incentives for investment. It's हुँ, not worth it anymore. या, एंड व्हाट अबाउट इन्वेस्टिंग इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पब्लिक प्रोविडेंट फंड और पीएफ अगर आप नौकरी पेशा हैं तो पीएफ और पीपीएफ का फ़ायदा ये है कि आपको हर साल के अप्रिसिएशन पे टैक्स नहीं लगता, व्हिच इज़ सिमिलर टू इक्विटी आल्सो इन इफ यू डोंट अ, सेल इट, इफ यू डोंट रिडीम। पीपीएफ का एक और फ़ायदा है बट नॉर्मल पीएफ में तो अभी कैप आ गया है, बट पीपीएफ का एक और फ़ायदा है कि आगे जाके आपका जो ये भी आता है जो कॉर्पस आपको वापस मिलता है वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होता है अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो वो जो टैक्स एग्जेम्पशन का लेवल है वहाँ तक इन्वेस्ट करें, उसके बाद ना करें। बिकॉज़ वहाँ पे आपको 8% कंपाउंड होगा, ओके, एंड 8% पोस्ट टैक्स इज़ अ वेरी, वेरी गुड रिटर्न, राइट? इट्स नॉट अ बैड रिटर्न। 8.5% पोस्ट टैक्स इज़ अ वेरी गुड रिटर्न टू गेट, बेटर देन इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड आल्सो। आई फील इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड विल बी इन द रीजन ऑफ 4 साढ़े 4% के आसपास इन्फ्लेशन होना चाहिए, उससे कम भी हो सकता है। अभी तो फिलहाल काफ़ी कम चल रहा है। बट ऑन एवरेज आप सोच लीजिए कि 3% के आसपास 3-4% का इन्फ्लेशन होगा, आपको 8 साढ़े 8% मिल रहा है तो अच्छा कंपाउंडिंग हो रहा है। पर उसको पोस्ट टैक्स 8 साढ़े 8 मिलना चाहिए। अगर 8 साढ़े 8 के बाद पे टैक्स लग जाए उसके ऊपर तो फिर कोई पॉइंट नहीं।
फिर वो कंपाउंड नहीं हो रहा। अगर आपको 10-12% इक्विटी में मिल रहा है, तो वो 8% से तो बेटर है, और कंपाउंड वो भी हो रहा है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अब आई थिंक 12.5 पे आ गया है। आई डोंट थिंक इससे ऊपर जल्दी जाएगा। आई थिंक टैक्स स्टेबिलिटी की तरफ अब फोकस है, टैक्स रिडक्शन की तरफ अब फोकस नहीं है। आई थिंक गवर्नमेंट का भी नहीं है, और हमारा किसी का भी नहीं होना चाहिए। हर साल ये अपेक्षा रख के फ़ायदा नहीं है कि मेरा टैक्स कम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आज की तारीख में मैं जो बोल रहा हूँ, 24 लाख की सैलरी पे, 24 लाख की कमाई पे अगर आप 10% टैक्स दे रहे हो, इससे अच्छा टैक्स रेट शायद ही दुनिया में कहीं, शायद ही दुनिया में कहीं इससे अच्छा टैक्स रेट। सो वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड राइट नाउ टू हैव अ एकदम एकदम कम से कम टैक्स रेट के रेजिम में हम जी रहे हैं आज की तारीख में। तो इनके ये सब इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा और कौन से अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको लगता है कि हम जैसे यंगस्टर्स को देखने चाहिए और मे बी इन्वेस्ट भी करने चाहिए? हमने तो म्यूचुअल फंड्स की बात की, पीपीएफ की बात की, एलएसएस की बात की, बट इसके अलावा और कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें देखने चाहिए? सेफ इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो पब्लिकली एक्सेप्टेड हैं, वाइड एक्सेप्टेंस है, उसमें रीट्स और इनविट्स हैं। वो अलग तरीके का रिस्क प्रोफाइल है, उनका अलग तरीके का तरीका है उसका, आपके पोर्टफोलियो में बैठने का। 5-10% अगर आप करना चाहते हैं रीट और इनविट में, तो वो आप कर सकते हैं। तो क्या होता उससे है आपके रीट और इन्वेट? एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। तो ये जो होती हैं, ये फंड कंपनियाँ होती हैं, एक तरीके की म्यूचुअल फंड तरीके की होती हैं, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं, बने-बनाए में, डेवलपमेंट नहीं करती रीट्स। रीट्स जैसे मॉल खरीदती है, और फिर उसके जो रेंटल इनकम होती है, उससे उनकी कमाई होती है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन जो होता है उस मॉल का, या कोई रेंटेड प्रॉपर्टी का। तो आपको रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करने का एक तरीका मिलता है एट स्मॉल टिकट साइजेस। तो लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। घर खरीदना करोड़ों में बात हो जाती है। बट यहाँ पे अगर आप घर की तरफ सेव कर रहे हैं, इफ यू आर इन सेविंग टुवर्ड्स बाइंग अ हाउस, तो रीट्स बिकम अ वेरी गुड वे टू सेव, क्योंकि वो रियल एस्टेट का जो इंडेक्स है, वो मोटा-मोटी वो मिरर कर लेंगे। बट इतना याद रखें कि वो कमर्शियल रियल एस्टेट होता है मोस्टली, और आपको जो खरीदना है वो रेज़िडेंशियल रियल एस्टेट होता है, तो वो कभी-कभी वो अलग डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। पर ओवरऑल लॉन्गर टर्म डायरेक्शन प्रीटी मच सिमिलर होता है कमर्शियल और रेज़िडेंशियल का। तो अगर आप घर की तरफ सेव कर रहे हैं, तो वहाँ पे कर लें रीट्स में। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, जैसे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है या रोड्स बन रहे हैं, तो उनकी उनसे जो इनकम आती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लेते हैं, और फिर उस पे जो टोल आता है, उससे जो कलेक्शन होते हैं, वो उनका रिटर्न बन जाता है। उसमें भी जो टोल का जो पीरियड होता है, उसकी एक फाइनाइट लाइफ होती है। अनलाइक रियल एस्टेट में, जहाँ पे आप उसको रेंट पे देते जाते हो। यहाँ पे एक फाइनाइट लाइफ होती है, क्योंकि हर एक रास्ते का एक पीरियड होता है कंसेशन पीरियड के, उसके बाद वो वहाँ से टोल नहीं खरीद सकते। तो आपको देखना है कि वो कैपिटल प्लस आपका रिटर्न पूरा का पूरा वहाँ से आ जाए। जो रिटर्न आपको चाहिए, वो पूरा का पूरा उससे रिकवर हो जाए। उसमें टैक्स एफिशिएंसी मिल सकती है आपको टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि जो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वो आपको बता के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिविडेंड जो होता है, उसमें आपको टैक्स एफिशिएंसी मिल सकती है, लाख सवा लाख रुपए तक। इंटरेस्ट में नहीं मिलती। बट ये 2 एसेट क्लासेस हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एक बहुत हद तक आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट से क्या चाहते हैं? आपको वेल्थ क्रिएट करनी है या आपको एक्साइटमेंट चाहिए? ओके, ये 2 अलग चीज़ें हैं। ओके। तो अगर आप एक्साइटमेंट चेज़ करना चाहते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट से कुछ एक्साइटमेंट चाहिए, तो उसके लिए 10-20% कॉर्पस अपना अलग कर दीजिए। फिर आपको उसके साथ जो करना है कीजिए। क्रिप्टो, एफएनओ। जो करना है कीजिए। ओके, पर उसका एक कॉर्पस डिफाइन कर दीजिए कि बस इतने से होगा। बाकी का वेल्थ क्रिएशन के लिए रखिए, डोंट कन्फ्यूज़ द 2। ओके। वेल्थ क्रिएशन के नाम पे एफएनओ करेंगे, क्रिप्टो करेंगे, देखिए ये सब अनटेस्टेड है, और मेरे हिसाब से तो दीज़ आर लॉन्ग टर्म वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स। सो आई डोंट थिंक एनीवन शुड डू इट, राइट? बट अगर करना ही चाहते हो, एक्साइटमेंट चाहिए लाइफ में, बहुत लोगों को लगता है कम एक्साइटमेंट है, जो लोग मेरे जैसे सबअर्ब साइड में नहीं रहते, सबअर्बन ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते,
उनको एक्साइटमेंट की कमी लगती होगी कभी-कभी, मेरे हिसाब से तो आ जाओ, एक विरार फास्ट में बैठ जाओ, पूरा एक्साइटमेंट मिल जाएगा ज़िंदगी भर का। पर पर नहीं चाहिए तो आई मीन ये आप ये सब कर लीजिए, बट एक डिफाइन कर दीजिए कॉर्पस के पास ये 10-20% है, ये इतना है मतलब जो मैं खेलने वाला हूँ, और वो उससे फिर कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो होएगा, वो खर्चा समझिए एंटरटेनमेंट के लिए, कि आप अपने आप को एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और वो खर्चा है एंटरटेनमेंट का। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रीट एंड इनबिट? क्या कौन से चल रहे हैं अभी मार्केट? रिसेंट मतलब काफ़ी सारे हैं, लिस्टेड हैं, एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, आप स्टॉक जैसे उसको खरीद बेच सकते हो, इट इज़ वेरी सिंपल वे टू डू इट, Hmm. बट आई डोंट हैव एनी रीसेंट एग्जांपल्स ऑफ इट। देयर आर क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम, Got एंड उसको थोड़ा स्टडी करना होता है, तो वो Hmm. तभी इन्वेस्ट करें जब आपके पास पेशेंस है और टाइम है उसको स्टडी करने का, क्योंकि उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है, उससे काफ़ी कुछ उसके रिटर्न एक डिलीवरी इफेक्ट होती है। आई थिंक रीट्स में ये एम्बेसी एम्बेसी इज़ वेरी गुड, आई एम्बेसी इज़ अ नोन डेवलपर ऑल्सो ना, थिंक तो उन्होंने क्या किया है कि बैंगलोर और ये सब जगहों में बड़ी-बड़ी ऑफ़िस प्लेसेस डेवलप किए हैं, बड़े-बड़े मॉल्स डेवलप किए हैं, उन सबको रीट में डाल दिया और उससे सो एम्बेसी इज़ अ वेरी स्टेबल वन, दे आर वेरी गुड, राइट एंड अच्छे आई हैं। थिंक सतवा ग्रुप भी लेके आ रहे थे ना, वो बैंगलोर वाले जो है उनका भी रीट आया था। लाइक आई सेड, आई एम नॉट हाँ, वेरी अवेयर ऑफ रीट्स एंड इनविट्स, लेटेस्ट जो हो रहा है मुझे पता नहीं है। गॉट इट। आई इनविट इड रादर से मुझे पता नहीं है देन ट्राई टू एक आंसर देने का। राइट, इनविट में आई थिंक आईआरबी का इनविट आईआरबी है। का अच्छा है, या 1-2 और अभी बीच में भी आए थे। आई फॉरगेट द नेम, बट अच्छे इन्विट्स आए हैं। रिसेंटली जो आए हैं दे आर वेरी, वेरी गुड। राइट। उसमें एप्रिसिएशन भी लोगों को मिला है काफ़ी। सो इसमें जस्ट टू एक्सप्लेन इट सिंपली टू द ऑडियंस, तो रीट में अगर सपोज एम्बेसी रीट है, सो आई एम बेसिकली इन्वेस्टिंग इन दैट रीट, मतलब मेरा लेट्स से 1000 रुपए जा रहा है वो रीट में, देन दैट इज बीइंग बेसिकली यूज्ड बाय एम्बेसी टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और अ, ऐसे रेंटल रियल एस्टेट, रेंटल रियल एस्टेट, रेंटल एंड रियल देन एस्टेट। वो बेसिकली उस पर से जो रेंट मिलता है उनको, वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू पीपल लाइक मी हु हैव इन्वेस्टेड इन एब्सोल्युटली, एम्बेसी। एब्सोल्युटली। ओके। वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्लस जो रियल एस्टेट है, उसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एप्रिसिएशन भी होता है। हाँ, तो वो करेक्ट। दोनों चीज़ें आपके जो यूनिट प्राइस है, हुँ, एक तो आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है व्हिच इज़ द इनकम, करेक्ट। राइट? और दूसरा जो यूनिट प्राइस है दैट आल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज़ ऑफ द एप्रिसिएशन, बट एप्रिसिएशन ही हो, हुँ, ये भी गारंटी नहीं है, हुँ। राइट? देयर आर टाइम्स व्हेन रियल एस्टेट डज़न्ट एप्रिशिएट, देयर आर टाइम्स व्हेन इट कम्स डाउन एज़ वेल। सो वी हैव टू बी वो जो रिस्क है उसमें, वो है। उसके बारे में मतलब यू कैन नॉट से कि जो कोई रिस्क नहीं है इसमें। What are the hidden charges in investing in mutual funds, which retail investors like me should be aware of before investing? काफ़ी हद तक सॉर्ट हो गया है। पहले एक बड़ा चार्ज हुआ करता था ब्रोकरेज का, तो जो हाई चर्न वाले पोर्टफोलियोज़ होते थे, उनका ब्रोकरेज कॉस्ट यूज्ड टू बी क्वाइट हाई। सेबी रेगुलेशंस जो 4-5 साल पहले भी आए थे, उसमें भी उनको कैप कर दिया था 0.12% पे ब्रोकरेज, और अब जो नए आए हैं उसको तो 5 पैसा कर दिया है 0.05। सो दैट इज़ ऑल्सो गॉन। देयर आर नो हिडन चार्जेस पर से। म्यूचुअल फंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसपेरेंट व्हीकल्स दैट आर अवेलेबल। सो देयर आर नो देयर इज़ नथिंग अंडर द कार्पेट। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे छुपाया हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इनफैक्ट इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जो विथ मंथली पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स, मंथली एक्सपेंस रेशियोज़, आपको जो स्टेटमेंट आता है, उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी कितना कमा रहा है, वो भी आपको पता चल जाता है। सो एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच अबव बोर्ड। सो डोंट वरी अबाउट द हिडन चार्जेस। ट्राई टू, इफ लाइक आई सेड, कि अगर लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना है, तो आप उससे कम से कम एक्सपेंस रेशियो वाले इंडेक्स फंड में या ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। उस तरीके से आपके चार्जेस कम हो सकते हैं। बट हिडन चार्जेस के बारे में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में डरना नहीं चाहिए। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड, मेरे को किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, एक डायरेक्ट में तभी करें अगर आपके पास समय है वो पोर्टफोलियो को ओवरसी करना और उसके बारे में डिसीजंस लेने का। नहीं तो आप एक एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे, तो वो हमेशा बेटर होगा, बिकॉज़ वो एडवाइज़र आपके एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो एडवाइज़र बेसिकली आपके पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते रहेगा। एक चीज़ पे हमेशा इंसिस्ट करना चाहिए कि आप किसी भी इंटरमीडिएरी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका एनुअल पोर्टफोलियो रिव्यू पूरा होना चाहिए। ओके। उस इंटरमीडिएट में आपको पूरा का पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू देना चाहिए हर साल में एक बार, जहाँ पे बैठ के आप हर एक जो आपकी होल्डिंग है उसको डिस्कस करें
और समझें कि उसको कंटिन्यू करना है कि उसको बंद करना है, और कंटिन्यू करना है तो क्यों, बंद करना है तो क्यों। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये खुद कर सकते हो तो डायरेक्ट में कर लीजिए, राइट। डिस्पैशनेटली अगर खुद कर सकते हो, अगर डिस्पैशनेटली खुद नहीं कर सकते तो एक एडवाइजर के थ्रू जाए, बेटर है। मेरे मन में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है, ओके, उसका ओहदा जो अभी एक्सेप्टेड है उससे कहीं अलग है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडिया का वेल्थ मैनेजमेंट लाइसेंस है। एक पोर्टफोलियो मैनेजर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, एआईएफ में इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, कमोडिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर सकता है, सब में इन्वेस्ट कर सकता है। तो जिसके पास भी 50 लाख से ज्यादा कॉर्पस है, ओके, उसने पहले पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाना चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजर उसको बताएगा कि म्यूचुअल फंड में कितना डालो, इक्विटी में कितना डालो, कमोडिटी में कितना डालो, तो आपको ये सब डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आप म्यूचुअल फंड में डालोगे वो डायरेक्ट प्लान में जाएगा, प्लस पोर्टफोलियो मैनेजर उसके ऊपर थोड़ी फीस चार्ज कर लेगा, तो एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान यू विल ऑलवेज बी बेटर ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर के साथ। तो ये एक पोर्टफोलियो मैनेजर को वेल्थ मैनेजर की तरह ट्रीट करना ज़्यादा इज मोर एडवाइजेबल। आजकल पोर्टफोलियो मैनेजर का जो पोजीशनिंग है लोगों के मन में, और पीएमएस वालों के भी मन में, हमारे इंडस्ट्री के भी मन में, वो है कि ये इक्विटी अच्छा करते हैं, राइट। एक पूरा पोर्टफोलियो मैनेजर, पूरे के पूरे वेल्थ मैनेज करने वाला, वो किसी के मन में जल्दी से बात नहीं आती। बट एक्चुअल पोजीशनिंग जो पीएमएस की है इज दैट ऑफ अ वेल्थ मैनेजर, और ये एक लौता वेल्थ मैनेजमेंट लाइसेंस है। आज जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स चल रही हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस पे चल रही हैं, ओके। उसमें उनका इंटरेस्ट और फंड इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अलग हो सकता है, यहाँ पे कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर का इंटरेस्ट इन्वेस्टर से पक्का हमेशा के लिए अलाइन होता है। तो आप अगर 50 लाख से कम में हैं ब्रैकेट में तो आप आरआई यूज़ करें, डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ करें, और 50 लाख के ऊपर में ब्रैकेट है तो पूरा का पूरा पैसा एक पोर्टफोलियो मैनेजर के पास ले जाएं, उससे एडवाइस ले लें, पूरा का पूरा उसको सौंप दें। वो फिर आपको गाइड करेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, कौन से इसमें डालना चाहिए। और equity में आइडियली क्या। आपने तो बताया कि आप 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ आइडियल फॉर यू बट लेट्स से समवन हू इज़ अगेन यंग एंड डूइंग एन एसआईपी तो टोटल कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? तीन 3 दैट्स इट। तीन या तो तीन फ्लेक्सी कैप कीजिए, हुँ। या तो एक मिड कैप, एक लार्ज कैप और एक ईटीएफ कर दीजिए, बस बात खत्म। बहुत सारे लोग हैं जो 15-20 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? वो उनको इंडेक्स का रिटर्न मिलेगा। देखिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन में, ओके, आपका सिर्फ रिस्क कम नहीं होता, आपका रिटर्न भी कम हो जाता है। हुँ, तो ओवर डाइवर्सिफाई करना इज इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि क्या होता है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन में आपको आप छोटे-छोटे फंड हाउसेस की तरफ चले जाओगे, ओके, जिनके फंड्स छोटे हैं, उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा। तो आपका जो अल्फा आ रहा है, आपका जो आउट परफॉर्मेंस आ रहा है, वो शायद आपका वो एक्सपेंस रेशियो छीन ले। हुँ, तो एक मिड टू लार्जर साइज कॉर्पस वाले स्कीम में आप जाते हो, विच ऑल ऑफ दीज आर, जो मैंने आपको मेंशन किए, तो इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो बाकियों के मुकाबले कम होता है, ठीक है, एंड दे आर गोइंग डूइंग अ गुड जॉब, तो आउट परफॉर्मेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। 3 से 4 फंड से ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हुँ, फंड में आपको डाइवर्सिफिकेशन, लाइक आई सेड, कि स्कीम में डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा, उसके अंदर जो इक्विटी है, राइट, डाइवर्सिफिकेशन तो उसमें है। अगर एक फंड में 30 इक्विटी है या 30 शेयर है, आप सोचिए, और आपके पास 15 फंड है, ठीक है, और सब में 30-30 एकदम अलग है, कोई ओवरलैप नहीं है, तो 450 स्टॉक लेके बैठे हो आप, ओके, तो आपको फिर निफ्टी 500 से कितना फर्क मिलेगा आपको रिटर्न में? जो निफ्टी 500 का रिटर्न है वही आपको मिलेगा, फिर एक्सपेंस रेशियो निकाल दोगे तो आप अंडर परफॉर्म करोगे। हुँ, तो सिंपल सी बात है कि या ओवर डाइवर्सिफिकेशन उतना ही डैमेजिंग होता है। डू यू रिकमेंड a young retail investor to maybe invest in something like a Nifty 500? नहीं, आई मीन आई आई मैं बोला, इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप में रिस्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हुँ, जनरेट करना फंड मैनेजर को मुश्किल हो गया है। पर अगर आपका यूनिवर्स निफ्टी 500 है, हुँ, तो आप फंड मैनेजर को चांस दीजिए ताकि आपके लिए वो आउट परफॉर्म कर सके। ओके, बट 500 स्टॉक के यूनिवर्स में से वो 40-50 स्टॉक चुनेगा। हुँ, ओके, तो उसकी जो स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटी है वो वहीं दिखाई देती है। अगर उसमें कुछ भी टैलेंट है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अनटेस्टेड पीपल, बट जो टेस्टेड लोग हैं, जैसे कि ये 3-4 फंड हाउसेस के बारे में मैंने आपको बताया, हुँ, उनकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटीज आर टेस्टेड, टाइम टेस्टेड।
तो देयर इज अ बेटर चांस ऑफ यू आउट परफॉर्मिंग। Yeah. निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करना फॉर इंडिविजुअल्स, फॉरगेट यंग और ओल्ड, ओके, आई डोंट थिंक इज अ वेरी गुड आइडिया इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना उसका। Right. That's my perspective. What's the biggest money mistake you've made in your life? Buying a house. Why do you say that? जहाँ जो देश में रेंटल यील्ड 3, साढ़े 3, 4% की है, ओके, वहाँ पे आप घर में इन्वेस्ट करके 3.5% का आपका अपॉर्चुनिटी इनपुट हो जाता है, और आप जो मिस आउट करते हो वो 10-12% की कंपाउंडिंग पे मिस करते हो। वो सिंपल है। बट इमोशनली दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस, बट प्योरली फ्रॉम अ मनी पर्सपेक्टिव इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस। If I had invested that amount of money in the financial markets at that time, in 2004 when I bought my house, the value of my house has gone up 10 times. The value of the markets has gone up much, much more. Hmm. So How much did you buy your house for in 2004? 50 odd lakhs. Got it. So if you would have invested Very good. 50 lakhs in the market in 2004, Yeah. तो आज 2026 में 5 crore से तो ऊपर ही होता है। और घर की कीमत अभी 5 करोड़ है। 5 crore। Hmm. Yeah, fair. तो And मनी मिस्टेक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, बट एक इट इज इंडिविजुअल टू एवरीवन। It gave my wife a lot of comfort, it gave us a lot of comfort as a family to have our own home. उस समय चीजें भी अलग थी। उस समय लॉन्ग टर्म लीजेस का वो नहीं था। उस समय लीज 11 महीने की होती थी, बिकॉज लैंडलॉर्ड्स बहुत टेंस हुआ करते थे कि ये 11 महीने से ज्यादा रहेगा तो ये हड़पा लेगा प्रॉपर्टी या थिंग्स लाइक दैट। डिफरेंट टाइम्स। आज की तारीख में बहुत सारी लॉन्ग टर्म लीजेस आपको मिल जाती हैं। आई थिंक इन दिस बिल्डिंग इटसेल्फ देयर आर the builders themselves keep some flat which they give out on rent. Then there are investors who come in and buy flats and give out on rent. So there are long term leases that are available. आप एक जगह शायद 5 साल, 10 साल, 20 साल आप रह सकते हो आज की तारीख में। अनयूजुअल नहीं है कि आपने एक अगर घर रेंट पे ले लिया तो आपको 11 महीने में निकलना ही पड़ेगा। पहले एक वो बहुत तलवार लटकती रहती थी। So it turned out to be a very good decision emotionally, to do that, because it gave us a lot of stability. But today, for that stability, you don't need to invest money. So you can, very easily get that stability on rent as well. I'm seeing this trend right now. बहुत सारे youngsters जो है ना, like 27, 28 के होने के बाद, after they get a good stable job, they take a housing loan and then they want to buy a house by 28 or 29 and then they are okay to pay EMIs. Hmm. So what is your viewpoint on that? आपको लगता है कि ये गलती है? मेरे हिसाब से देखिए, again, like I said, from a money point of view, from a pure wealth creation point of view, बिल्कुल गलती है। Hmm. ओके, क्योंकि वही डाउन पेमेंट जो उधर कर रहे हैं, वही ईएमआई जो उधर भर रहे हैं, अगर वो अपने फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर उतना ही कर दें, इन्वेस्ट कर दें और एसआईपी शुरू कर दें उतने अमाउंट की, तो दे विल बेनिफिट मच मोर देन दे विल बेनिफिट फ्रॉम रियल एस्टेट। इन शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम देयर माइट बी टाइम्स व्हेन रियल एस्टेट विल आउट परफॉर्म। ओके, होता है कभी-कभी कि आपने घर खरीदा और अगले 2 साल में वो उसका 3-4 गुना हो गया, तो लगता है देखो मार्केट में तो कुछ हुआ नहीं, मेरा घर का दाम बढ़ गया। यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, बट लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट विल नेवर आउट परफॉर्म। ओके, रियल एस्टेट का दूसरा बड़ा चैलेंज है कि इट इज नॉट फर्स्ट लेट्स कम टू दिस। सो मनी वाइज इट कैन टर्न आउट टू बी अ मिस्टेक। Okay, it is a mistake to my mind, very unequivocally, but emotionally it might be a good decision for them to take depending on where they are as a family. अगर माँ बाप से माँ बाप के साथ मतलब माँ बाप के पास स्टेबिलिटी नहीं है रियल एस्टेट की, तो बच्चे करना चाहते हैं अपने लिए, फाइन। इमोशनली यू कैन बी फ्री टू टेक दैट कॉल, बट डोंट एवर थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट। जिस घर में आप रहते हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो खर्चा होता है। ओके, वो एक सिंपल सा रूल आपको जो आप घर में फ्रिज खरीदते हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप जैसे घर ज्वेलरी खरीदते हो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ये सब चीज़ें जो आपकी यूज़ की हैं, ये आपका खर्चा है। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दैट। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा, लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं होती। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग कहते हैं रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं होती। जब आप बेचना चाहो तो बिकता नहीं है। आई डिसएग्री विद दैट। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी बहुत है। आपको अपने दाम पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, आपको कल बायर मिल जाएगा। ओके, प्राइसिंग उतनी फाइन नहीं होती जितनी स्टॉक मार्केट में होती है। आपको बायर सेलर दिख जाता है, आपको पता है क्या प्राइस है, आप उस पे बेच सकते हो।
रियल एस्टेट में अगर आप बोलते हो मैं 5 करोड़ में बेचना चाहता हूँ, सामने वाला बोलता है कि नहीं मैं 4.5 से ज़्यादा नहीं दूँगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो 4.5 का बायर तो है, दे दो उसको। लिक्विडिटी है, आपके दाम पे नहीं, Hmm. Yeah. राइट? सो दैट इज़ द थिंग अबाउट रियल एस्टेट, लिक्विडिटी इज़ देयर। द बिगर प्रॉब्लम, सबसे बड़ी तकलीफ रियल एस्टेट की उसमें फ्रैक्शनल लिक्विडिटी नहीं। ओके, आपने अगर उसमें 5 करोड़ इन्वेस्ट किया, कल आपको 1 करोड़ की ज़रूरत है, आपको तो 5 बेचनी होगी, राइट? फाइनेंशियल एसेट्स में वो बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपको जितने की ज़रूरत है, आप उतना ले सकते हैं, राइट? आपने 3 बेडरूम का घर खरीदा है, तो 1 बाथरूम तो बेच नहीं सकते उसमें से, कि आज मुझे सिर्फ़ इतने की ज़रूरत है, ये बाथरूम कोई खरीद ले, तो नहीं होगा ना। सो Hmm. रियल एस्टेट के बारे में यू नो यू हैव टू बी 2-3 चीज़ें अपने मन में एकदम क्लियर रखें। एक तो बात बोले ना कभी कि मैंने इन्वेस्ट किया है रियल एस्टेट में, अगर आप उस घर में रह रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो खर्चा है, ठीक है? तो अपने आप को कभी ये दिलासा ना दें कि मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है, Yeah. इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, आप वो घर कभी नहीं बेचोगे। वो तो ज्वेलरी के बाद आता है। Right. घर में एक बार तकलीफ होगी फाइनेंशियल, आपकी ज्वेलरी आप शायद बेच दोगे, बट Good night. घर नहीं बेचोगे, राइट? तो वो रहने दो, वो दिमाग से निकाल दो कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड अगर आपके सिटी में, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, आपका शो तो आई थिंक देश के सब कोने में देखा जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, अगर आपको भाड़े पे अच्छी लॉन्ग टर्म भाड़े पे अगर अच्छी जगह मिल रही है, फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव वो बेटर है देन बाइंग हाउस Do एनी टाइम। you do you also invest in stocks? नो, Okay. सी 30 साल हो गए म्यूचुअल फंड Hmm. इंडस्ट्री में, ओके? हमेशा हम ये इस रिस्ट्रिक्शन के साथ ही रहे हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो पहले परमिशन लो, फिर उसको इन्वेस्ट करो, फिर 7 दिन में रिपोर्ट करो, फिर बेचना हो तो सेम चीज़ फिर से करो। तो इट्स नॉट वर्थ द हेडेक ऑनेस्टली। जो हैं अच्छे लोग हैं पैसा मैनेज करने वाले, तो मैं तो स्टॉक्स Yeah. में इन्वेस्ट नहीं करता। And because you've been in the investing career since more than 25 years, you're the best person to answer this. तो अभी बहुत लोग बोल रहे हैं इंडिया के जो स्टॉक मार्केट्स है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है एंड 2026 में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लाइक इंडियन मार्केट्स माइट रिमेन फ्लैट. What is your view on the Indian stock market right now, especially the Sensex and Nifty, and what do you expect to happen over the next 2-3 years, short term and long term? फर्स्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन है, ओके, इट इज़ नॉट द ट्रूथ, आई कैन बी एज़ रॉन्ग एज़ द नेक्स्ट पर्सन, Mm. राइट? But in terms of what I expect from the market, stock market, like I said, टाइम करेक्शन होता है हमारे देश में। ओके, मार्केट में करेक्शन बहुत कम होता है। ओके, करेक्शन मतलब दाम गिरना, 5-10% की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो पुराने समय में होता था ना, जब 20-20%, 50%, 2008 में, वो शायद अपने देश में अब कभी ना हो, क्योंकि देश की एक जो एसआईपी की आदत पड़ गई है, जो जो डोमेस्टिक फ्लोज हैं, दे बिकम सो स्ट्रांग नाउ कि आप मार्केट को सस्टेन करने की कैपेबिलिटी है। तो बाजार शायद गिरे ना, बट ये ज़रूर पॉसिबल है कि 2-3 साल, 4 साल उससे रिटर्न ना आए। ओके, उसको टाइम करेक्शन बोलते हैं। ओके, वेर एक ही दाम पे चलता रहता है बाजार, कीप्स ऑन लैंग्विशिंग, थोड़ा ऊपर जाएगा 5-10%, थोड़ा नीचे आएगा तो, बट मोटा मोटी एक लेवल पे वो चलता रहता है। सो दैट इज माई एक्सपेक्टेशन फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। मेरे हिसाब से 2025 एक वैसा साल था, 2026 2027 मेरे हिसाब से ऐसे साल होगा कि मार्केट से कुछ खास, इक्विटी मार्केट से कुछ खास रिटर्न ना आए। इंटरेस्ट बाकी एसेट्स में चला गया है। ओके, इक्विटी में हमारे देश का ही नहीं, बट बाकी जगह पे भी इक्विटी में इतना इंटरेस्ट अभी राइट नाउ ओवरऑल ग्लोबली इक्विटी में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट गया इक्विटी से, पहले सोने में मूव हुआ, सोने से सिल्वर में मूव हुआ, अब बाकी के मेटल्स में जा रहा है। आप देखिए कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑल ऑफ दीज प्राइसेस हैव स्टार्टेड राइजिंग एज चाइना रिकवर्स, चाइनीज इकोनॉमी रिकवर्स। So you will see copper, aluminum, and all of these prices rising very, very quickly, and they might give very spectacular returns in the next few months or a year. After that will come the turn of, you know, more subjective valuation gains, okay, which will be art. तो एक आर्ट का मेरे हिसाब से अगले साल 2 साल में अगले साल 2 साल के अंदर, साल भर के अंदर आई थिंक आर्ट में एक बहुत अच्छी रिकवरी आनी चाहिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए आर्ट का। काफ़ी साल से आर्ट स्टेगनेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग ऑफ मिड करियर आर्टिस्ट जो होते हैं, उनका प्राइसिंग
काफ़ी स्टेबल रहा है, 25 से 30,000 रुपए पर स्क्वायर फुट के आसपास उनका जो पेंटिंग्स का कॉस्ट होता है, दैट आई थिंक विल नीड टू मूव अप सब्सटैंशियली। सो मेरे हिसाब से वो डबल हो सकता है वहाँ पे, सो दैट इज़ अनदर थिंग। And the third, and after that will come the chance of real estate, because real estate has been languishing for quite some time, it hasn't really moved. फिर जब रियल एस्टेट का साइकिल खत्म होते होगा, फिर इक्विटी का चांस फिर से आएगा। सो अगर आप इसको प्ले करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्ले दिस साइकिल, सो आई वुड से कि गोल्ड सिल्वर का जो एलोकेशन है वो रहने दें, उसके साथ छेड़खानी ना करें ज़्यादा। स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मेटल फोकस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। ओके, ऑल द मेटल प्रोड्यूसर्स, मेटल ट्रांस जो भी हैं, या यू नो मल्टी वर्टिकल कंपनीज, कॉन्ग्लोमरेट्स जो हैं, मतलब रिलायंस जैसे, या ये, बिकॉज वो तो उनका तो मतलब देखिए वो इतने खुद डाइवर्सिफाइड हैं कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। राइट, सो टेक, ये बुल मार्केट में वीकनेस हो जाती है, ओके, और बेयर मार्केट में स्ट्रेंथ हो जाती है। क्योंकि बुल मार्केट में उनकी जो बाकी चीज़ें हैं वो उनको ड्रैग डाउन करती रहती हैं, तो कभी वो इतना चलता नहीं है जितना वो चलना चाहिए। और बेयर मार्केट में जब उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है, जब बाकी दुनिया नहीं चल रही, तो conglomerates आर अ गुड आइडिया, वेरी वेल डाइवर्सिफाइड। सो आई वुड रिकमेंड दैट, एंड मेटल कंपनीज, जो कंपनीज का मेटल प्राइसेस बढ़ने से फ़ायदा होता है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए, बट अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो मेटल के दामों से, इंडस्ट्रियल मेटल के बढ़ते दामों से जिनको तकलीफ होती है, वो आप शॉर्ट कर सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन दैट आई वुड गिव टू एनी रिटेल इन्वेस्टर। दूर ही रहें, इससे अच्छा है हर महीने का साइकिल से, बेटर दैट वे। इन अ ईयर और टू, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग के इसमें अप्रिसिएशन अच्छा हो जाए, यू कैन मूव टू, इफ यू हैव द wherewithal टू मूव टू आर्ट, प्लीज गो अहेड। 3-4 लाख रुपए में अच्छी पेंटिंग्स आ सकती है आज की तारीख में। So you can get good mid-career artists, artists who are between 55 to 60 years of age. They are, unka, you can get a good painting for 3 to 5 lakhs. There are many good art galleries around. Please go around, look, make that call. Start investing in art. और आर्ट में वो चीज खरीदे जो आपको अच्छी लगे, जो आप अपने घर में लगा के खुश हो। So that is also not an investment, no? Then that's an expense, right? Not necessarily. Not necessarily, because if you might be happy today, but you might not be tomorrow, right? Selling art is not that emotional. If you feel that strongly emotional about a piece of art, definitely buy it, because it will give you, much more pleasure than probably your bank balance. Right? But normally you don't end up feeling that strongly about any piece of art. सोने और घर जैसा तो नहीं होता। ओके, तो एक तरीके से खर्चा जैसा सोचें कि अगर कल नहीं बिका तो मुझे अच्छा लगेगा क्या मेरे घर में, राइट? तो एक तरीका वो भी मन में होना चाहिए, दैट थॉट शुड ऑलवेज बी देयर। बट साथ ही साथ दिस इज अ प्ले दैट यू कैन मेक, वेयर आई थिंक देयर विल बी रीजनेबल अप्रिसिएशन ओवर अ शॉर्ट टर्म। एंड देन द लास्ट कम्स टू रियल एस्टेट, जहाँ पे आप रीट्स में इन्वेस्ट करें, तो यू शुड बी एबल टू प्ले दैट। सो दीज आर द Art, एक्शन इवेंट्स। आर्ट्स का कोई ऐसे फाइनेंशियलाइजेशन हुआ है क्या? तो फिजिकल पेंटिंग ही फिजिकल कर पेंटिंग लेना बेटर है, क्योंकि आर्ट को एंजॉय करना भी ज़रूरी है। बिकॉज़ लाइक आई सेड, अगर आप एंजॉय ना करें, तो सिर्फ़ फाइनेंशियल एसेट के तौर पे अगर आप खरीदने जाएँगे, तो आर्ट बिकम्स टू रिस्की। But I think NFTs were basically financialization of arts in a way, right? Like non-fungible tokens में अगर खरीद रहा हूँ, so I am basically owning an asset in a digital format, and then I can sell that NFT. So wasn't that There are a lot of complications that come in. Is number one is storage, okay, and preservation of that art, right? It's a massive problem, राइट? फिर उसका इंश्योरेंस कराएंगे, आप उसको वेयर हाउस में रखेंगे, वेयर हाउस में टेम्परेचर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स होने चाहिए। उसके महीने में या 3 महीने में एक बार निकाल के उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, फंगस ना लगे, ये ना लगे। सो मेनी थिंग्स दैट गो इनटू इट, राइट? सो द एक्सपेंसेस ऑफ स्टोरिंग आर्ट vis-a-vis डिस्प्लेइंग आर्ट, ओके, बिकम टू डिफरेंट थिंग्स। आप अगर घर में आप पेंटिंग लगा, तो आपको कोई एक खर्चे की जरूरत नहीं है। अगर ऑयल पेंटिंग है, ऑयल ऑन कैनवस है, उसको एक गीला कपड़ा, तो हफ्ते में एक बार मार दो साफ गीला कपड़ा, बढ़िया चकाचक हो जाएगा। अगर किसी को इंडिया के बाहर भी सपोज इन्वेस्ट करना है, और मे बी लेट मी आस्क दिस वे, लाइक डू यू रिकमेंड दैट इंडिया के बाहर
इन्वेस्ट करना चाहिए इन अदर मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स? देखिए, रिकमेंड ना रिकमेंड करने का देयर इज़ अगेन लाइक आई सेड आप व्हाट डू यू वांट टू डू विथ योर मनी? इज़ इट एक्साइटमेंट दैट यू आर लूकिंग फॉर? इज़ इट लॉन्ग टर्म ग्रोथ दैट यू आर लूकिंग फॉर? इन्वेस्टिंग आउटसाइड द मार्केट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी देश में, पहले ये होना चाहिए कि उस पैसे का यूज़ क्या है? अगर आपके खर्चे और आपकी ज़िंदगी इंडिया में रहने वाली है, तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, वो आपके इक्विटी रिस्क से ज़्यादा हो जाता है। ओके, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा नफ़ा-नुकसान हो सकता है इक्विटी से कंपेयर्ड। आप अपने रुपए की बात कर लीजिए, ओके? You talk about a rupee only. You see the amount it has moved, right? अगर किसी ने बाहर इन्वेस्ट किया होता तो आज की तारीख में फायदा होता उसका because the rupee has weakened, right? And the rupee can continue to weaken, but it also depends to a very large extent कि बाहर जिस देश में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी क्या सिचुएशन, ठीक है? तो अगर तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे इट मेक्स सेंस। अगर आप ये समझते हैं कि आपका आपके बच्चे हैं, वो बड़े होके या तो अमेरिका या तो ग्रेट ब्रिटेन, यूके में पढ़ने जाएँगे, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट वहाँ शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका खर्चा उस करेंसी में होना है, ओके? दैट इज़ अ, यू आर बेसिकली lowering your future risk by investing in that currency because you feel that you might have expenditure there, right? But if you have no expenditure there, तो वो पैसा आपको वापस ही लेके आना, then why take that risk, right? Again, short term, you might see fantastic returns, but over the long term, पूरी आपको इंडिया से ज़्यादा ग्रोथ शायद ही कोई मेजर मार्केट में मिले। ओके, और इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत मैच्योर हो चुका है। अब उसमें वो रिस्क नहीं रहे जो पहले होते थे, जहाँ ऑपरेटर बाज़ार चला रहे हैं और ये हो रहा है, वो हो रहा है। एफआईआईज़ इतने बड़े प्लेयर्स हो गए हैं, म्यूचुअल फंड्स इतने बड़े प्लेयर्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज़ इतने बड़े प्लेयर्स हो गए। सो देयर आर नो देयर इज़ नो दो एक अलग तरीके का जो रिस्क था मैनिपुलेशन का, वो बहुत कम हो गया। सो यू शुड बी फोकस्ड, अच्छा हाई ग्रोथ एक इकोनॉमी है, ओके? आपके करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना मिल रहा है, एक हाई ग्रोथ इकोनॉमी है। आप सोचिए यू आर इन सच अ फॉर्च्यूनेट प्लेस कि आपको ग्रोथ ढूँढने के लिए देश के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जो बाकी पूरी दुनिया में पड़ रही है। आज एक अमेरिकन इन्वेस्टर को ग्रोथ ढूँढने के लिए इंडिया आना पड़ता है। एक यूके के रेज़िडेंट को ग्रोथ ढूँढने के लिए इधर आना पड़ता है, तो वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो आपका गुड फॉर्च्यून है। आप अगर उसको डिनाई करें, बोले नहीं, नहीं मुझे तो बाहर ही जाना है, तो अगेन इट कम्स डाउन टू द सेम थिंग। डू यू वांट ग्रोथ? डू यू वांट एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट चाहिए तो करिए, बट एक छोटा-सा भाग निकाल लीजिए अपने वेल्थ का, बोलिए कि मैं इसके साथ मस्ती करूँगा, फिर आपको जो करना है कीजिए। अगर कोई एक जेन ज़ी ये वीडियो देख रहा है, तो आपके हिसाब से क्या 2 या 3 मनी मिस्टेक्स आजकल के जेन ज़ीज़ कर रहे हैं व्हिच दे शुड अवॉइड? एस्पिरेशनल स्पेंडिंग आई थिंक इज़ समथिंग दैट आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज़ एक्सपोज़र इतना हो गया है एंड दे आर एक्सपोज़्ड टू दुनिया भर के प्रोडक्ट्स का एक्सपोज़र है, दुनिया भर का प्रोडक्ट्स यहाँ मिलते हैं। ओके, सो ये देयर मे बी अ टेंडेंसी कि लोग अपने मीन्स से बाहर जी रहे हैं, ओके? और एसआईपी करने की जगह ईएमआई कर रहे हैं उस जगह पे, राइट? तो एक वो है एस्पिरेशनल स्पेंडिंग पे अगर आप कंट्रोल कर सकते हो एंड अगर आपके यू नीड मेंटल स्ट्रेंथ फॉर दैट। जैसे क्या स्पेंड्स की बात कर रहे हो आप? अ, फ़ोन्स, टैबलेट्स, गैजेट्स, यू नो ईटिंग आउट, अ, क्लोथ्स, कॉन्सर्ट्स? कॉन्सर्ट्स। सो देयर इज़ अ लॉट आज बहुत अवेलेबिलिटी है, हमारे समय था ही नहीं। तो साल में 1 बार कपड़े खरीदते थे। दिवाली के समय हमें कपड़े मिलते थे साल में 1 बार। तो आज आप आज वो सिचुएशन नहीं है, मोबाइल फ़ोन तो हमारे टाइम थे ही नहीं। ओके। हमारे खर्चे क्या थे? हमारे एस्पिरेशन क्या थे? ना मतलब इतने सारे टीवी प्रोग्राम्स नहीं थे, इतने सारे टीवी चैनल्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो हमें दूसरे देशों में क्या लाइफ़स्टाइल है हमें पता ही नहीं था। और पॉडकास्ट नहीं थे। लेकिन आज एस्पायर करने के लिए कितना कुछ है, आपके साथ पूरा का पूरा प्रेज़ेंट किया गया है। आपको आपके फ़ोन में, आपके डिवाइस में आके आपको दिखाता है कि भैया एक लैम्बोर्गिनी नाम की भी एक गाड़ी है जो इतने करोड़ों की मिलती है। तो हर एक के मन में एक एस्पिरेशन आता ही है एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर रॉन्ग इन डूइंग दैट। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि अपना जो करंट सिचुएशन है, ओके, उसमें एक जो सेविंग के लिए अगर जगह है, फ़ज़ूल खर्ची में नहीं करके अगर आप सेव कर सकते हो, तो करो, ठीक है? अगर तो यू आर लिविंग अ लाइफ़ वेयर योर नेसेसिटीज़ देमसेल्व्स
are taking away all of your money, no problem, right? हमारे तो मतलब when I got married with my wife, I was still earning, we moved to Bombay, I was still earning 6,000 rupees. So end of the month, we didn't have enough money to eat. There were times when we just वड़ा पाव खा के सो गए हम लोग. Okay. होता था. It was fine. It gave us a lot of, it gave us a lot of grounding. It gave us a lot of, I don't think it built character. Uh, you know, but if you are in that situation, then obviously you can't save. But if you are not, and you think you can get the luxuries of life, okay, which are, more clothes than you need, a better phone than you need, eating out more often than you need, okay, all of that अगर आप कर सकते हो तो उससे अच्छा तो थोड़ा सेव कर लो. ओके, दैट विल बी बेटर, राइट? भगवान करे आप लोगों को किसी चीज़ की कमी ना हो, मतलब दैट इज़ व्हाट आवर जनरेशन हैज़ वर्क्ड फॉर, कि आगे आने वाले जनरेशंस को वो सब जो तकलीफ़ें हैं वो ना आए, जो हमें देखनी पड़ी, नौकरियाँ नहीं हुआ करती थी, अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं हुआ करती थी। देयर वाज़, लिटरली यू फेल्ट कि मैं अब सीए करने के बाद मैं करूँ क्या अब? क्या करूँ? क्या होगा, मतलब विल आई गेट अ जॉब? विल आई नॉट गेट अ जॉब? मैं घर चला सकूँगा, नहीं चला सकूँगा? वो अनसर्टेनिटी तो हमने काफ़ी हद तक, यू नो आवर जनरेशन एंड जनरेशंस बिफोर अस हैव वर्क्ड रियली हार्ड टू गेट रिड ऑफ दैट अनसर्टेनिटी. सो यू आर ब्लेस्ड इन अ सर्टेन वे. ओके, वो ब्लेसिंग का जितना फ़ायदा उठाएँ अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कोई आपको बता नहीं सकता क्या करना चाहिए, क्या नहीं. तो ये एक ओके. एस्पिरेशनल स्पेंडिंग हो गया, हुँ. और क्या गलतियाँ कर रहे हैं? आई थिंक दैट इज़ इट दैट इज़ लार्जली. द बिगेस्ट वन। आई थिंक दैट इज़ इट लार्जली. और एस्पिरेशनल स्पेंडिंग सिर्फ़ इसमें नहीं आती है, एस्पिरेशनल स्पेंडिंग हर तरीके की होती है. मुझे बाहर पढ़ने जाना है, ठीक है? देश के बाहर पढ़ने जाना है, क्यों? मेरे सब दोस्त जा रहे हैं, ठीक है? वो जो खर्चा होता है वो आप कॉर्पस लेके आप यहाँ पे एक बिज़नेस शुरू कर दो. लॉन्ग टर्म यू विल बी मच बेटर ऑफ. हुँ। Okay. One more mistake I think people are, maybe, I don't know whether it's a कंटिन्यू कर रही है कि नहीं कर रही, बट एक जनरेशन पहले था कि एम्प्लॉयमेंट वाज थॉट टू बी अ जॉब, राइट? कि नौकरी है तो मतलब मैं एम्प्लॉयड हूँ, अगर नौकरी नहीं है तो मैं एम्प्लॉयड नहीं हूँ. आज की तारीख में इतने ऑल्टरनेटिव करियर्स हैं और इतनी अपॉर्चुनिटी. ओके, व्हाट यू आर डूइंग, ओके, इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हेन यू वर वर्किंग इन अ जॉब, राइट? बट today a lot of people would say, people who are starting off like you would have done in 2023, jab the path wasn't very clear, right? You've reached this point after 3 years of effort, but उस समय जब शुरू किया था ये path was not very clear. So what would you say to yourself? Would you say I'm unemployed, right? तो अपने आप से जो बातें करते हो, आई थिंक जेन जी का एक सबसे बड़ा इशू है कि वो अपने आप को बहुत इंसल्ट करते हैं, okay? और अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं आस्ते आस्ते. सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू गेट अ ग्रिप ऑन. डोंट टॉक टू योरसेल्फ बैडली. आप अगर किसी और से, अगर आप किसी और को कुछ ना बोलो तो अपने आप को भी ना बोलो. Okay, because people I think are too critical of themselves. This generation specifically is very critical of itself. It puts itself down. अपने आप को इंसल्ट करते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं. Okay, अपने आप के एफर्ट्स को, अपने अचीवमेंट्स को मिनिमाइज करते रहते हैं. बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, और कॉन्फिडेंस ब्रेक होने से आप, यू बिकम मोर ऑफ अ, यू बिकम मोर नाइस, राइट? और नाइस का जो डेफिनेशन है वो आउटवर्ड फोकस्ड है. नाइस इज अबाउट हाउ आई वांट यू टू थिंक अबाउट मी. ओके, काइंड इज अबाउट हाउ आई वांट टू बी. सो this generation I think is becoming going more and more towards being nice than being kind. Okay. सो बिकम आउटवर्ड फोकस्ड. लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है. ओके, एंड दैट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर कॉन्फिडेंस होगा आदमी में तो वो अपने हिसाब से काम करेगा. या मैं सही कर रहा हूँ, लोग जो सोचना चाहे सोचे, राइट। राइट? कॉन्फिडेंस नहीं होता तो ये बात आती है कि वो क्या सोचेगा. ओके, इट डजंट मैटर वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई वांट पीपल टू लाइक. That is where I think the challenge lies, major challenge that results in financial mistakes, that results in, you know, wanting to be a part of a group, wanting to fit in,
ऑल ऑफ दोज मिस्टेक्स, फिर उसमें आपके खर्चे बढ़ते हैं, आपको दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट भी जाना है, आपको दोस्तों जैसे कपड़े भी पहनने हैं, अगर सबके पास आईफोन है तो आपको आईफोन भी चाहिए। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस दैट इज देयर। सो एक रूट कॉज इसका अलग है, बट आई मीन इफ आई कैन रीच आउट टू वायर यू टू द पीपल एंड से हैव यू आर fantastic people. Just have more confidence in yourself and your abilities to Yeah. differentiate right from wrong. Okay. And just unfailingly do the right thing. It's a very boring life doing the right thing, but unfailingly do the right thing day after day after day after day. There is no way that you cannot succeed. Yeah. Boring things make you successful in life. Absolutely. What is your favorite quote that always keeps you motivated? Quote नहीं है, poem है. बताओ. Invictus. So ये एक पिक्चर भी बनी थी इसके ऊपर. So the South African football team, and Nelson Mandela apparently used to like that poem as well, and it was his favorite. तो उसकी जो लास्ट जो वर्स है, ओके, दैट इज अ वेरी डिफाइनिंग वर्स. छोटी सी पोएम है, इट्स नॉट इट्स नॉट वेरी बिग. आई डोंट रिमेंबर द कंप्लीट वर्ड्स, okay, but it says effectively कि no matter how the world sees me or what the world accuses me of, okay, as long as you know I have my soul. Okay. And the last two lines are, I am the captain of my soul. I am the master of my fate. Okay. ये चीज समझना बहुत जरूरी है, because it means taking ownership of every action, everything that you do. Not blaming the world. You can do wrong things. Take ownership if you do right things. Take ownership. Don't be hungry for credit. कुछ अच्छा करते हो तो बोलो हाँ मैंने अच्छा किया. अपने आप के साथ भी काइंड होना पड़ता है. So be, but you know these two lines, if you just internalize them, I am the captain of my soul, I am the master of my fate. Okay. बस इतना समझो. Wow. So inspirational. That's all that is needed. आई एग्री. मैं एक कोट मैंने मेरे स्टडी टेबल पे रखा था जब मैं सीए की पढ़ाई करता था. इफ़ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट देन व्हाट यू वांट बिकम्स द सैक्रिफाइस. Become the sacrifice. एंड Yes. ये इतना डीप था कि बिकॉज आई मीन आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू इट बिकॉज यू आर अ सी एज वेल. इतने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते थे वो टाइम पे, स्पेशली ड्यूरिंग द स्टडी लीव, राइट फ्रॉम लाइक स्विचिंग ऑफ योर मोबाइल फोन टू नॉट गोइंग फॉर नॉट एंजॉइंग एट योर सिस्टर्स वेडिंग, स्पेशली इन माई केस एंड ऑल. हाँ. तो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस होते थे. तो आई थिंक ये कोट जब मैं पढ़ता था तब एकदम ऐसे चार्ज्ड अप फील करता था. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक नाउ आई हैव टू जस्ट बी एट इट एंड like go for it and make sure that I'm coming up with flying colors. And that is something which Absolutely. really helped me. That quote is something which really motivated me and in No, order it's a to like wonderful just quote. It is stay something. See, disciplined. anything that makes you feel good about yourself, that makes you feel good about what you're doing, Yeah. okay, is the best thing that can happen to you. एक कोई भी कोट ढूंढ लीजिए और उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है. एक और चीज़ है आज की जनरेशन में कि पढ़ने का पेशेंस नहीं है. है ना? But या वो भी एक हो रहा है. मतलब आई थिंक मेरे साथ भी अभी आई डोंट नो व्हाई बट आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है कि माय रीडिंग अटेंशन स्पैन हैज़ गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली. लाइक आई कैन लिसन टू पॉडकास्ट, आई कैन लिसन एंड वॉच वीडियोस, बट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई बट वो जो पूरा अटेंशन स्पैन जो हो रहा है ऑफ रीडिंग, इट इज़ जस्ट गॉन डाउन. वो See, थोड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है. प्रॉब्लम थोड़ा नहीं है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम इसलिए है कि रीडिंग एंगेजेस ऑल योर सेंसेस, नॉट ऑल बट 3 ऑफ योर सेंसेस, राइट? हुँ. So it is basically eyesight, it is touch, okay, having a book in your hand, a Yeah. very different feeling, okay, and the smell, Hmm. okay, the smell of the book or smell, so it engages 3 of your senses. Largely is the eyes, and Nice. then the working of the brain. It's very difficult to disconnect your brain while you're reading. It's very easy to disconnect your brain when you're listening to a podcast or seeing a Yeah, video. actually, Okay, yeah. you can switch it off. So your attention span is not there genuinely. Correct. Because video देखते देखते how many times do you tune off and then come back? हाँ. Okay, you don't keep track of that. Video चल रहा है, Yeah. right? रीडिंग में वो नहीं है. करेक्ट. रीडिंग में वो नहीं हो सकता. रीडिंग में तो आपने मतलब जैसे मन स्विच ऑफ हुआ तो बंद, समझना बंद हो जाएगा, मतलब वो चलना बंद हो जाएगा. आप एक वो वर्ड के आगे आप जा नहीं सकते. यहाँ पे तो पेस कोई और कुछ चीज सेट कर रही है ना. आपका पॉडकास्ट भी चल रहा है, आप पॉडकास्ट सुने जा रहे हो, इवन इफ यू स्विच ऑफ, एंड ऑल ऑफ अस डू. आई मीन नो वन कैन लिसन टू अ पॉडकास्ट
even at 1.5x you can't listen to a podcast for an hour, फिर भी नहीं होता है ना. So बीच में आप ट्यून ऑफ करोगे, पॉडकास्ट तो चल रहा है. ओके, आप ट्यून ऑफ करोगे, वीडियो तो चल रहा है. बुक में वो नहीं होता. आप ट्यून ऑफ करोगे, बंद हो गया, फिर आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा. सो इट्स नॉट एज इफ द अटेंशन स्पैन इज देयर. आई थिंक अटेंशन स्पैन सबका निकल गया है काफी हद तक. पॉडकास्ट और बुक वीडियोस गिव यू द इंप्रेशन दैट यू आर स्टिल पेइंग अटेंशन, बट Actually, you're not. you're not. Even if you zone out, you don't realize कि हाँ ये वीडियो तो खत्म हो गया, but समझ ही नहीं आया. समझ नहीं आया कुछ. फिर देखोगे तो फिर वापस अगेन देखो. द सेम थिंग. Correct. Yeah, you're right. Amazing conversation. Thank you so much for doing this. Last question that I ask all my guests. It's a tricky one. If you are in the shoes of Kushal Lodha and if you are interviewing yourself, what is one question you'd like to ask yourself towards the end? God. What has been, your biggest joy? What has been your biggest joy? So the reason why I would ask that question first, let me explain that, because I think life has to be measured in terms of the joys that you experience. Okay, you have to learn from the sorrows, but you have to measure your life in terms of the joys that you experience. And I think it's, and which is why I would always, if I get the opportunity to do what you do, I'd ask everyone that, what has been the biggest joy in your life? And to me, the biggest joy has been my family. Okay, the time that we spent together, the time that we had, and for that, for that limited application. Okay, COVID was one of the best times for us as a family because all of us, the four of us, were at home together. कुछ काम नहीं था, कुछ करने को नहीं था. My son was doing medicine, but he couldn't. He had to go to hospital. Once in a while, he was working in Sion Hospital at the time, so he had to go to hospital once in a while. But we spent a lot of time together, and that was, believe me, the joy of my life was those 1.5 years where we get to spend time, so much time together as a that for me, that's been my biggest joy, and that will always be my biggest joy. Wow. So touching and so inspirational. Thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके. Right from mutual fund थोड़ी की एक segment था, but I think the way you also spoke about other things, which is specifically on the mistakes that Gen Zs are doing, and even on the side where we spoke a lot about what can we do better in terms of human beings and life lessons. I think that is something which I really enjoyed a lot. Thank you so much once again for doing this, and wish you the best for your future endeavors. Thank you for the opportunity, and wish you the best as well. Thank you. It's been a pleasure being here with you. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guests you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast, and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.